नमस्कार साथियों, आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर झारखंड पे। जो भी साथी अभी क्लास कर रहे होंगे वो कृपया लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को जो नए होंगे सो, और अपने साथियों में शेयर कर लेंगे ताकि उन लोगों को भी ये क्लास करने का मौका मिले। चलिए साथियों, आज का क्लास जैसा कि मैंने बताया था, शनिवार को मैंने कमिटमेंट किया था कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों का क्लास चलेगा। 6 का क्लास हुआ सुबह, 7 का भी अभी कुछ देर पहले इसका क्लास हो गया है, और 8 का क्लास अभी जारी है, यानी अभी क्लास 8 का चलेगा ना। किसका चलेगा? क्लास 8। क्लास 8 के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लास 8 का जो है सो क्लास अभी करेंगे पॉलिटी का। किसका क्लास करेंगे? पॉलिटी का। ये क्लास 7 का है, मैं इसमें भी प्रचार कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि आपके जो छोटे भाई बहनें होंगे क्लास 8 वाले, उन लोगों को, क्लास 7 वाले जो होंगे उन लोगों को आप लोग जरूर बता दीजिएगा कि क्लास 7 का भी पॉलिटी क्लास हो रहा है, उसको पढ़ लें। ठीक है? कहाँ पे जा करके? एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। चलिए साथियों, फिर हम लोग क्लास 8 का स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास एक मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन जो कि आपको सुबह से लेकर, यानी अभी से लेकर के रात तक पढ़ने में मोटिवेटेड रखेगा, कोई भी काम करने में हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहेगा। ठीक है? मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। क्या लिखा हुआ है? मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी गलती आपकी पहचान है, गलती आपको ये प्रूफ करती है कि आप प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो आपसे गलती हो रही है, क्वेश्चन बन नहीं पा रही है, इसका मतलब कि आप प्रयास कर रहे हैं, उसे बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश के बदौलत आप मिस्टेक करते 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 एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे सीख करके कि जो एक प्रयास में कोई ना कर पाएगा ना। ये चीज ध्यान रखना है। यानी मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग, यानी आप प्रयास कर रहे हो, ये किसका प्रूफ है? मिस्टेक का, यानी गलती आप कर रहे हो तो गलती जो है प्रूफ है किसका? कि आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? चलिए साथियों, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का ध्यान से सुनिएगा। क्लास 8 का पॉलिटी, उसका मैंने सिलेबस भी ले लाया, सॉरी उसका जो चार्ट है, विषय सूची जो है वो मैं ले लाया हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसका विषय सूची सारा, चैप्टर 1 में क्या है, यानी अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, अध्याय 3 में, अध्याय 4 में, अध्याय 5 में, अध्याय 6 में और अध्याय 7 में क्या क्या है। ठीक है? तो अध्याय 1 में यानी चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों को क्या पढ़ना है साथियों? पॉलिटी का ये संविधान पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संविधान। ठीक है? उसके बाद फिर पढ़ना है संविधान, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। क्या पढ़ने हैं? भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य। तीसरा नंबर जो है सो चैप्टर है संविधान, संसदीय शासन व्यवस्था। क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। चौथा नंबर क्या है? चैप्टर नंबर चौथा क्या है? न्यायपालिका। पांचवा नंबर सामाजिक न्याय। छठा नंबर आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। और सातवां चैप्टर यानी सातवां अध्याय का नाम क्या है? सामाजिक समस्याएं। ये 7 अध्याय हैं साथियों आप लोगों का क्लास 8 में पॉलिटी का बुक में। आप लोग इस अध्याय के नाम जरूर याद कर लें अच्छे से ना, ताकि आप लोगों को आगे अध्ययन करने में कहीं दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों, आज का हमारा जो है सो क्लास पहला क्लास है, और पहला क्लास में हम लोग पहले से ही स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 यानी अध्याय नंबर 1 संविधान को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, संविधान जो है वो हमारे देश के लिए क्यों जरूरी पड़ा, संविधान में क्या क्या नियम है, किस तरह के क्या क्या हमारे देश को चलाने के लिए जो है सो एक मंत्र का जरूरी पड़ा, उसे संविधान कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पहले एक कहानी छोटा सा बता दूं कि जब हमारा देश जब गुलाम था, अंग्रेजों से जब गुलामी जब वहां छूटी, हमारी जो देश आजाद हुई, उसके बाद जो है सो हमारे देश को चलाने के लिए एक बहुमूल्य चीज का जरूरत पड़ा। वो क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। हम लोगों को क्या पढ़ना है? संविधान। और उसी संविधान के बदौलत, इसी संविधान में सारे पूरे हमारे जो भारत देश है, इसका पूरा नियम कानून लिखा जोखा सारा रखा हुआ है संविधान में। और इस संविधान के बदौलत ही, संविधान के सहारे ही हम कोई भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं इस संविधान में वो चीज मेंशन है और सारे नियम इसमें मिलते हैं। ठीक है?
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यानी पिछले अध्याय कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर क्लास 7 पढ़े हो तो, क्योंकि क्लास 8 का ये है। अगर ये क्लास 7 ना पढ़े हो कोई भी, चैप्टर नंबर कौन सा, तो भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अगर नहीं पढ़े होंगे कोई भी, तो क्लास 7 का जो स्टार्ट हुआ है पॉलिटी का, उसमें मैं बताऊंगा। उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा और पढ़िएगा, सीखिएगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में हम लोगों ने वहां पढ़ा। आपने यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो है तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। ध्यान से नोट करते चलिएगा, कहीं भी आप लोगों को पेन पेपर हाथ में, पॉलिटी बुक साथ में लेकर के बैठ करके पढ़ने को तैयार हो जाइए और नोट करते चलिएगा एक एक पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। बुक वाला नोट नहीं करना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कीजिए, क्योंकि मैं अपने भाषा में बता रहा हूं, आप लोगों को समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो संविधान का जो है, हमारा संविधान जो है वो पूरे विश्व में क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है सबसे बड़ा लिखित संविधान, कौन सा, हमारे पूरे विश्व में हमारा संविधान, भारत का संविधान। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और राष्ट्रीय चिंतन का परिणाम है। कितने वर्षों का संघर्ष, राष्ट्रीय राष्ट्रीय चिंतन, आंदोलन कितने हुए, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तरह के लड़ाई किए, उतना संघर्ष किए, उसके बाद जो है सो उसी का परिणाम क्या है, संविधान है। इसी संविधान से पूरे देश को चलाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रवादी स्वरूप के बारे में काफी विचार के भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफी विचार किया था। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। यानी औपनिवेशिक जो भारत था, यानी पिछले जो भारत था, जो अंग्रेजों ने बनाया था जिस भारत को, उसमें जो नियम कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, उससे भारत के नागरिक जो हैं वो बहुत ही दुखद वाली जिंदगी जी रहे थे, बहुत ही त्रस्त थे, बहुत ही परेशान वाली जिंदगी थे उस संविधान, उस नियम कानून से ना। उसके बाद क्या है कि अतः स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश में राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता बनी रहे, सहभागिता हो। कहने का अर्थ यह है कि जब अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने, सभी लोगों ने ये चीज समझा कि हमारे देश में लोकतांत्रिक स्वरूप ही होना चाहिए। राष्ट्र में जो है सो कौन सा, हमारे देश में लोकतांत्रिक स्वरूप ही होना चाहिए, यानी लोकतंत्र ही होना चाहिए। अगर लोकतंत्र का मतलब आप लोगों को समझ में ना हो तो मैं ये बता दूं कि जनता के द्वारा शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है। उसको मैं अभी जस्ट पीछे जो क्लास बताया क्लास 7 में, उसमें मैंने लोकतंत्र ही पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 1 अध्याय नंबर 1 लोकतंत्र ही है, उसके बारे में मैंने सारा बताया डिटेल्स, आप वहां जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार ही, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होनी चाहिए। ये चीज सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा, समझा और इस पे विचार विमर्श किया। वो इसलिए कि सरकार में जो है सो सभी का सहभागिता बना रहे, सभी लोग एकजुट होकर के रहे, मिलजुल कर रहे, ठीक है, सभी लोग का मत बना रहे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है जिसमें हर नागरिक समान हो। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है सो इस तरह का समाज, किस तरह का समाज, भेदभाव रहित समाज, यानी हमारे समाज में बहुत सारे तरह के भेदभाव हैं, जो कि मैंने आप लोगों को क्लास 6 में पढ़ाया है। भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2 में मैंने पढ़ाया है। जो भी इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे, वहां पे मैंने भेदभाव के बारे में पूरा डीपली बताया है। यानी हमारे समाज में किस तरह के भेदभाव होते हैं, कितने तरह के भेदभाव होते हैं, क्या क्या होता है भेदभाव के दौरान, सारा चीज मैंने बताया है एकदम पूरा A to Z। उसका 2-3 क्लास है, वो सारा आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं वहां से। तो क्या है, हमारे समाज में, भेदभाव रहित समाज में भी इस तरह का निर्णय लिया गया, इस तरह का आशा रखा गया कि हमारे समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो है सो हर एक नागरिक का सम्मान हो, ठीक है।
तो इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे साथियों कि संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे किस तरह के विभिन्न आयाम थे, किस तरह के आयाम उठाए, किस तरह के आयाम थे। इन आयामों से ही भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। उस आयामों को हम लोग जानेंगे और इन्हीं आयामों की बदौलत भारत को एक लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक देश को बनाने का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हमारा फिर क्या है आगे टॉपिक हमने जान लिया संविधान के बारे में कि किस तरह से क्या क्या संविधान में हुआ। अब हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के आयाम के बारे में, यानी फेडरलिज्म, संघवाद। फेडरलिज्म क्या होता है, भारतीय संविधान का आयाम एक टॉपिक है और इसका सब टॉपिक क्या है, फेडरलिज्म यानी संघवाद। इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे को मैं एक बार और फिर से सजेस्ट कर दूं कि सभी लोग पढ़ सकते हैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने सारा चीज यहाँ पे कंटेंट में लेकर के आया हूँ। आप लोगों को मैं हिंदी में ही समझाऊंगा, लेकिन आप लोगों को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा मैंने कंटेंट बनाया है और आप लोग पढ़िए। चलिए तो हम लोग जानते हैं क्या संघवाद यानी फेडरलिज्म क्या होता है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी फेडरलिज्म को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि, यानी संघवाद का मतलब यह है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती है। अगर किसी देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें काम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, संघवाद कहा जाता है, फेडरलिज्म कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में एक से अधिक स्तर के सरकारें काम करती है, यानी वन ऑफ द मोर एक से ज्यादा जो है सो सरकारें काम करती है, उसे किसी भी देश में अगर एक से ज्यादा सरकारें काम कर रही है तो उसे फेडरलिज्म यानी संघवाद कहेंगे। ठीक है, हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। कौन कौन से हैं, ध्यान से सब नोट सुनते चलेंगे और नोट भी कर लेंगे। हमारा देश में कौन कौन सा तरह का सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर के सरकारें हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्या कि राज्य सरकार एवं स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में अध्ययन किया था, वो हम लोग क्लास 7 में किए हैं। क्लास 7 में जो क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं उन लोगों ने किया होगा, उसमें नहीं किए होंगे तो मैं क्लास 7 का भी सीरीज सेशन स्टार्ट किया हूं, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। भारत में सभी स्तरों की सरकारों की विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। भारत में सभी स्तरों की सरकारें, जो ये 3 तरह के जो हमारे सरकार है हमारे देश में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्तर के सरकार, इन सभी को जो है सो, और जितने भी सरकार है, जिस तरह के सरकार है, इन सभी को जो है ना सो हर एक मुद्दा, मतलब बहुत सारे मुद्दा पे फैसला लेने का स्वायत्त अधिकार है। जरूर अधिकार जरूर है, लेकिन कानून का अधिकार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारों को प्राप्त है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, हमारे देश में जितने भी तरह के सरकार हैं सभी को कुछ ना कुछ कानून बनाने का अधिकार जरूर है ना, सभी के पास कुछ ना कुछ पावर जरूर है, कुछ ना कुछ अधिकार जरूर है कानून बनाने के, लेकिन सभी के पास अधिकार है किस पे, मुद्दों पर, किसी भी तरह के मुद्दों पे फैसला लेने के, कानून बनाने का नहीं। सॉरी, 1 सेकेंड, मिस्टेक हुआ। आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि जितने भी हमारे देश में जितने भी तरह के सरकार हैं उन सभी को जो है सो किसी भी मुद्दे पे फैसले लेने का अधिकार जरूर है, लेकिन कानून बनाने का, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ जो है सो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही है। यानी हमारे देश में अगर कोई भी कानून पारित करना है, कोई भी कानून लाना है, कोई भी बिल पास करवाना है, तो उसमें जो है सो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही पावर है। इन्हीं दोनों के हाथ में ये है कानून बनाने का काम, इन्हीं लोगों के मदद से या इन्हीं सरकार को ही ये अथॉरिटी है, ये पावर दिया गया है कि इन लोग कानून बना सकते हैं। ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती हैं उसके लिए संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग इसे नोट भी करते चलेंगे और याद भी करते चलेंगे। हमारे भारत देश में जिन मुद्दों पर कानून बनाने का इन्हें अधिकार दिया गया है उस पे जो है सो उसके लिए संविधान में 3 सूचियों को
तीन सूचियां दी गई है। कौन कौन सी वो सूची है? पहला का नाम क्या है? संघ सूची, दूसरा का नाम है राज्य सूची और तीसरा का नाम है समवर्ती सूची। ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में जो हमारे देश में ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो कानून बनाने का पावर दिया गया है, ऑथोराइज्ड है ये सब कानून बनाने के लिए, और ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है उसके लिए संविधान में तीन सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है। संघ सूची में कौन कौन से राष्ट्रीय महत्व आते हैं वो चीज आप लोग नोट कीजिएगा। संघ सूची में सुरक्षा, वित्त और संचार। वित्त यानी कि वित्त में सारा पैसा कौड़ी यानी अधिक आर्थिक वाला बात आ गया, पैसा ही सब वाला, पैसा कौड़ी वाला। संघ सूची में क्या क्या रहेगा? सुरक्षा, वित्त और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व को विषयों में रखा गया है। संघ सूची में ये कौन कौन से होते हैं? सुरक्षा, वित्त और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। क्या करती है? इस पे संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। कौन सरकार कानून बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची में, अब हम लोग राज्य सूची में एंटर कर रहे हैं। राज्य सूची में जो है सो राज्य के संबंधित विषयों जैसे भूमि, कृषि और पुलिस प्रशासन, ये सभी आते हैं। किस में आते हैं? राज्य सूची में ये सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भूमि, कृषि और पुलिस प्रशासन, जितना है पुलिस, ये सभी लोग जो हैं सो सभी हैं सो राज्य सूची में आते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। किस पे कानून? इस पे कौन कानून बनाती है? राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब हम लोग आते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में भाई कौन कानून बनाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं। कौन कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, इस तरह के भी कुछ विषय हैं जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ध्यान से सुनिएगा साथियों, कौन कौन पे दोनों सरकार कानून बना सकती है? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और पर्यावरण जैसे कुछ इस तरह के जो विषय हैं, इन सभी पे जो है सो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है, जिसे किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है ना। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया? चलिए, समझ में आ रहा है तो फिर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बने रहें क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब इस सूची के विषयों पर किसी प्रकार का मतभेद होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। किस पे? तो जो समवर्ती सूची में जो है सो कानून बनाया गया है, इस कानून में जो है सो अगर कोई मतभेद होता है, किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा, कोई भी अलग कुछ विरोध होता है, तो उस पे जो है केंद्र द्वारा जो बनाया गया कानून है उसी को माना जाता है। केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ है तो वह कानून उस राज्य में मान्य होगा। यानी कहने का अर्थ यह है साथियों कि अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशंस हो, ऐसा हो कुछ कानून कि राज्य के द्वारा बनाए गए कानून में अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, तो उस कानून को राज्य में मान्य होगा। ये कंफर्म है। ठीक है। चलिए, भारत के सभी लोगों को इन कानून और नीतियों का पालन करना होता है। जो कानून राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो बनाती है, इन सभी कानून को भारत के लोगों को पालन करना होता है। ठीक है। सभी पालन भी करते हैं। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी संविधान में किया गया है। जितने भी तरह के सरकार है उन सभी के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था और उसके लिए सभी संबंधी प्रावधानों का, सभी प्रावधान का भी उल्लेख इस संविधान में किया गया है। तो क्या था साथियों, संविधान में किस तरह के कौन कौन से नियम होते हैं,
कौन कौन से सूची में किस नियम को रखा जाता है, कौन से सरकार किस नियम को बनाते हैं, ये सारा चीज मैंने आप लोगों को संविधान में बताया ना। किस टॉपिक में बताया? भारत संविधान के आयाम, भारतीय संविधान के आयाम में मैंने बताया, जिसमें फेडरलिज्म यानी संघवाद जो पढ़े उसमें बताया। हमने ऊपर से देख लिया क्या साथियों कि संविधान क्या था, वो देख लिया हम लोगों ने, संविधान क्या है। उसके बाद हमने देखा कि भारतीय संविधान के आयाम यानी फेडरलिज्म, इसमें जो है टॉपिक, उसको देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने यहां तक कंप्लीट कर लिया है, यहां तक। अब हम लोग कल जो है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग डेज है, शुरू दिन, ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो डाइजेस्ट करने में माइंड को दिक्कत होगा। इसलिए जितना पढ़े एकदम मन से पढ़े, इतना ही पढ़े, जो भी टॉपिक नोट किए हो आप लोग शॉर्ट नोट्स वो याद कर ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद भी मैं सारा लेकर के आया हूँ पूरा आपका बुक पीडीएफ, ये सारा मैं आपका टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, टेलीग्राम मेरा चैनल है पवन सिंह सर, क्या है? पवन सिंह सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। यहाँ के बाद हम लोग कल से सीखेंगे क्या? पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम वाले कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सभी को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, संसदीय शासन पद्धति को हम लोग कल जानेंगे, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है वो चीज हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।